Okay, so in continuation with the basic mathematical tools we were studying earlier for studying physics, अब इसमें अब हमें आज करना है बेसिक कैलकुलस। कैलकुलस की इम्पोर्टेंस फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। बिना कैलकुलस के आप फिज़िक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिना कैलकुलस यूज़ के आप उनको नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो बेसिक कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स चाहिए वो हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आखिर क्या चीज़ है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो बेसिक कैलकुलस के मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमें फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए कंपलसरी हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि कैलकुलस का क्या मतलब है। कैलकुलस एक्चुअली एक एब्रीवेशन है और इसका फुल नेम जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज़। व्हाट? इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज़। तो ये इनफाइनाइटेसिमल का क्या मतलब है? इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज़। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज़ का जो कैलकुलेशन है उसको कहा जाता है कैलकुलस, कैलकुलेशन ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक। तो ये तो कैलकुलस का मीनिंग हुआ। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उसका क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो फिज़िक्स में जब हम पढ़ते हैं या अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ को हम डील करते हैं जिनमें कंटिन्यूसली कोई चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़ैन को स्विच ऑन करें तो बिगिनिंग में उसकी स्पीड कम होती है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ती रहती है और फिर जाके कांस्टेंट भी हो जाती है। जैसे अपने मोबाइल का डेटा, अगर हमने नया मोबाइल ख़रीदा है तो बिगिनिंग में उसमें कम फाइल्स होती हैं, कम मेमोरी एक्वायर करता है। फिर जैसे जैसे हम उसमें और फ़ोटोज़ खींचते हैं, फाइल शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके मोबाइल में डेटा एक्यूमुलेट होते रहता है, बढ़ता चला जाता है। और बहुत से एग्जांपल जैसे मंथ के बिगिनिंग में पैसे हमारे पास ज़्यादा होते हैं, सैलरी मिलती है, पैसे ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होता है। तो ऐसे सभी केसेस जहाँ पर क्वांटिटीज़ में चेंज होता है, वेरिंग क्वांटिटीज़ होते हैं, तो उनमें जब हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होता है, रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़ैन वाले एग्ज़ाम्पल में अभी कहा, तो स्विच ऑन जब करते हैं तो फ़ैन की स्पीड शुरू में कम होती है और एट द सेम टाइम अगर हम घड़ी में देखें तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे फ़ैन की स्पीड भी बढ़ते चली जाती है। मोबाइल में जो डेटा एक्यूमुलेशन वाला एग्जांपल है, जैसे जैसे नया मोबाइल था और उसमें टाइम आगे बढ़ता है, डेज़, वीक्स, मंथ्स जैसे जैसे पास होते हैं, टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे डेटा एक्यूमुलेट होते चला जाता है, यानी कि उसमें रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो शुरू में गाड़ी रुकी हुई होती है, फिर एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है, जो कि सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं जहाँ पर रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, वहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन काम आता है। तो पहले कुछ इजी एग्जांपल देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। तो जैसे मैथ्स में पढ़ा होगा, पहले वाले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, कोई x और y इस तरह से हैं कि x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि y एक क्वांटिटी है जो f(x) इस तरह डिनोट करते हैं। f(x) का मतलब है कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो मैथमेटिकली इस बात को ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? y = f(x), y इज़ ए फंक्शन ऑफ x।
तो वाई एक्स का फंक्शन है और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि वाई और एक्स एक दूसरे के लीनियरली प्रोपोर्शनल हैं, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई भी बढ़ेगा। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो कहलाता है लीनियर रिलेशन। तो इस लीनियर रिलेशन में मान लो कि हमने ग्राफ प्लॉट किया वाई और एक्स के बीच में, ये मान लो ग्राफ कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है, ये ग्राफ आ गया। तो इस ग्राफ में अगर तुम्हें पता करना हो कि रेट ऑफ चेंज, सो फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई में कितना चेंज हुआ, ये अगर हमें पता करना हो तो इस ग्राफ की हेल्प से कैसे पता करते हैं। तो वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स में चेंज हुआ मान लो यहाँ से x1 से लेकर x2, तो इसी टाइम में वाई में कितना चेंज हुआ, x के साथ साथ वाई में चेंज हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, जब x की वैल्यू थी x1 तो उस समय y की वैल्यू क्या थी। तो मान लो कि जब x की वैल्यू x1 थी तो y की वैल्यू कैसे पता लगेगी। तो यहाँ x1 से y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन ग्राफ को यहाँ पर कट करती है और फिर इस पॉइंट से y एक्सिस को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये x1 जब वैल्यू थी x की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई y1। सिमिलरली x2 जब वैल्यू थी तो y की वैल्यू क्या थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, x2 से y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और फिर इधर y एक्सिस में ज्वाइन कर देते हैं, तो ये y2 वैल्यू आ जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जब x की वैल्यू x1 थी तो y की वैल्यू y1 थी, जब x की वैल्यू x2 थी तो y की वैल्यू y2 थी। तो जब x में चेंज हुआ, x में चेंज कितना हुआ, x1 से x2, ठीक है, यानी कि चेंज इन x अगर हम लिखते हैं तो सपोज डेल्टा x, ये सिंबल यूज़ किया जाता है चेंज के लिए डेल्टा, तो डेल्टा x कितना आ जाता है, ये आ जाता है x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलरली अगर y में चेंज हमें देखना है तो y में चेंज कितना हुआ, देखो ये x में चेंज हुआ डेल्टा x, y में कितना चेंज हुआ, y की वैल्यू पहले यहाँ थी और बाद में यहाँ पहुँच गई, तो y में चेंज हुआ इसी तरह जैसे x में हुआ डेल्टा x वैसे ही y में चेंज हुआ डेल्टा y। तो चेंज इन y इज़ सपोज डेल्टा y, therefore डेल्टा y विल बी हाउ मच, y2 माइनस y1, ठीक है, ये चेंज इन y हो गया। तो हमें पता क्या करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y में x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। और यू कैन से चेंज इन y व्हेन चेंज इन x इज़ यूनिटी, यानी पर यूनिट चेंज इन x के लिए y में कितना चेंज हुआ। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दिस विल बी द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर इस ग्राफ में देखें तो इसमें पता चलता है कि y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, पहले y की वैल्यू यहाँ पर थी y1, फिर y की वैल्यू बढ़कर y2 हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ इस तरह का हो, अगर ऐसा ग्राफ आता है जिसमें y की वैल्यू x के साथ साथ डिक्रीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाले ग्राफ में अगर देखें, ये ग्राफ में देखें, इधर ले लेते हैं x और इधर ले लेते हैं y, तो y की वैल्यू x के साथ साथ लीनियरली डिक्रीज़ हो रही है, तो इस तरह का ग्राफ आएगा लीनियर डिक्रीज़ के लिए। अब अगर देखें कि जब x की वैल्यू थी x1 तब y की वैल्यू थी y1, यानी बिगिनिंग में y की वैल्यू थी इतनी y1 थी, और जब x की वैल्यू हो गई x2 तो y की वैल्यू इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करें तो पता चल जाती है वो कितनी होती है y2। तो अब अगर चेंज देखा जाए तो यहाँ पर x में चेंज यानी डेल्टा x तो ये रहा, और y में चेंज कितना हुआ, डेल्टा y यहाँ पर। तो पहले जो y की वैल्यू थी बिगिनिंग में y की वैल्यू वो ज़्यादा थी, y1 वाज ग्रेटर देन y2,
तो अब अगर हम चेंज इन y कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन y दैट इज़ डेल्टा y, तो y1 माइनस y2 अगर करेंगे तो एक्चुअली चेंज निकालने के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। तो फाइनल वैल्यू हमारी थी y2 और इनिशियल वैल्यू थी y1, तो y2 माइनस y1 हमने किया, और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि y1 इज़ ग्रेटर देन y2, तो यहाँ जो डेल्टा y की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ जो डेल्टा y आएगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज y1 बड़ा था और y2 छोटा। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x, तो कितना आ जाएगा, चेंज इन x, चेंज इन x आ जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो डेल्टा x तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। फिर जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाता है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस एक डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा, इस बार जो डेल्टा y है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, ये डायग्राम से देखने से, ग्राफ को देखने से पता चल जाता है। यहाँ जो आया था डेल्टा y बाई एक्स वो पॉजिटिव आया था, ठीक है। तो ये सब मैथमेटिकल डिस्कशन है, अगर थ्योरेटिकल डिस्कशन से इस बात को समझे तो ये पता चलता है कि y में पहले वाले केस में, इस वाले केस में, इस केस में y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आता है पॉजिटिव, और जो सेकंड वाला केस था उसमें y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आता है नेगेटिव, ठीक है। यानी कि y घट रहा है, x बढ़ रहा है, y घट रहा है, और पहले वाले केस में x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि y बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, और इसी बात को और एक चीज़ से भी डिनोट किया जा सकता है जिसको कहते हैं स्लोप। सपोज़ इसको क्या कहते हैं, स्लोप। तो अगर ग्राफ देखें, स्लोप का मीनिंग भी हमें पता ही है, स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन। कोई प्लेन कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है, या कितना ऐसे ऊपर उठा हुआ है, इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें स्लोप से पता चलता है कि कितना ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप को अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है स्लोप, जैसे घर के बाहर रैंप बना होता है, गाड़ी को घर में गैरेज में अंदर चढ़ाने के लिए, घर में अंदर चढ़ाने के लिए एक स्लोप बनाया जाता है जिससे कि गाड़ी आसानी से चढ़ जाए। तो कब स्लोप ज़्यादा होता है और कब स्लोप कम होता है, अगर हाइट ज़्यादा है और ओरिजोनटल डिस्टेंस हमारे पास कम है तो स्लोप की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और अगर हाइट ज़्यादा है और ओरिजोनटल डिस्टेंस कम है तो स्लोप की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और अगर हाइट कम है और हमारे पास ओरिजोनटल डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्लोप की वैल्यू कम हो जाती है। ये हमने ऑलरेडी अपने डेली लाइफ में देखा हुआ है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पैड को अगर ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर देखें कि हमने इसकी हाइट ज़्यादा कर दी है, ये वाली हाइट को ज़्यादा कर दिया और ओरिजोनटल डिस्टेंस कम है, तो इस केस में स्लोप ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस को कम कर देते हैं और ओरिजोनटल डिस्टेंस को ज़्यादा कर देते हैं तो स्लोप कम हो जाता है। तो अगर ग्राफ से इस बात को रिलेट करें तो ये ओरिजोनटल डिस्टेंस जो है इसको मान लेते हैं x, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं y। तो अगर y छोटा होगा और x बड़ा होगा तो स्लोप कम हो जाएगा, और अगर y बड़ा है और कंपैरेटिवली x छोटा है तो स्लोप भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब डायग्राम में अगर देखें तो हम स्लोप वाली बात को इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो सपोज़ हमने ऐसे दो ग्राफ्स देख लिए कंपैरिजन के लिए, तो मान लो कि एक ये ग्राफ है हमारे पास और एक दूसरा ग्राफ यहाँ पर बना लेंगे और दोनों का स्लोप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि एक जो ग्राफ था हमारा y और x का, वो सपोज़ आया इस तरह का, ऐसा एक ग्राफ आया, और इसी तरह हमने एक दूसरा ग्राफ भी बना लिया y और x का, वो ऐसे आया इस तरह का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा और इसको दूर तक एक्सटेंड कर देते हैं, मान लो कि ऐसे ग्राफ आया। तो दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है,
ये x और y, इधर हो गया x और y। अगर दोनों ग्राफ्स को देखें तो अगर हम इक्वल चेंज इन x लेते हैं, मान लो x1 यहाँ है और x2 यहाँ है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है दैट इज़ सपोज y1, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है दैट इज़ सपोज y2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन x, डेल्टा x। अब सिमिलर चेंज इन x हम अगर यहाँ पर लेते हैं इस वाले ग्राफ में x1, और ऑलमोस्ट सिमिलर चेंज हमने यहाँ पर ले लिया x1 से x2, ये डेल्टा x सपोज दोनों केसेस में हमने सेम ले लिया, जितना यहाँ पर था डेल्टा x उतना ही यहाँ पर ले लिया डेल्टा x। इस केस में x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम देखते हैं y की वैल्यू ये है y1, और x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अगर देखते हैं x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मान लो यहाँ पर आती है, सपोज दिस इज़ y2। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं y एक्सिस को। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये y2 वैल्यू हो गई। अब ज़रा दोनों ही केसेस में डेल्टा y की वैल्यू को कंपेयर करें। यहाँ पर जो डेल्टा y की वैल्यू है वो ये है, और इस केस में जो डेल्टा y की वैल्यू है वो ये है। तो दोनों ही केसेस में हमने क्या किया कि डेल्टा x तो सेम लिया, यहाँ जितना डेल्टा x था इस जगह में जितना डेल्टा x था इस ग्राफ में भी डेल्टा x उतना ही लिया, लेकिन डेल्टा y की वैल्यू दोनों ग्राफ्स में अगर कंपेयर करें तो किस वाले ग्राफ में ज़्यादा आती है। ये ग्राफ है मान लो A और ये ग्राफ है मान लो B, तो डेल्टा y की वैल्यू A वाले ग्राफ में कम आती है और डेल्टा y की वैल्यू B वाले ग्राफ में ज़्यादा आती है। क्यों ज़्यादा आती है, ये ग्राफ को जस्ट विजुअलाइज करने से भी हमें समझ में आ जाता है कि पहले वाला जो ग्राफ था उसमें स्लोप कम था और दूसरा वाला जो ग्राफ है उसमें स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, A वाले में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है दैट इज़ स्मॉलर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इन B में रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, तो A वाले में हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसमें A लिख दिया हमने सबस्क्रिप्ट में, और इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू x B वाले में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा है। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि स्लोप किस में ज़्यादा है, ये अगर हमें बताना है कि किस में स्लोप ज़्यादा है, स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज किस में ज़्यादा है, तो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि जहाँ रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है मतलब उसका स्लोप भी ज़्यादा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ A इज़ स्मॉलर देन स्लोप ऑफ ग्राफ B। तो B ग्राफ में स्लोप ज़्यादा है और A ग्राफ में स्लोप कम है। ठीक है, अब और एक चीज़ को यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, वो क्या कि स्लोप का मतलब होता है कि कितने एंगल से इंक्लाइंड है या कितने एंगल से डिक्लाइंड है, यानी कि स्लोप को एंगल के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जाता है देखें, फिर से ग्राफ को देखें। तो सपोज़ ये हम y और x का एक ग्राफ बना लेते हैं, मान लो ये हमारे हो गए x और y एक्सिस, ये x और y एक्सिस हो गए, और x और y का ग्राफ हम बना लेते हैं, ये है मान लो इधर x एक्सिस और इधर है y एक्सिस, एंड लेट y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, और मान लो कि हमारा जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का आ गया। सपोज़ ये हमारा x और y का ग्राफ आ गया। यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम बार बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले रहे हैं, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ लें, दूसरे शेप का भी ले सकते हैं। अभी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही लिया जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में देखें, अगर हमें स्लोप को यहाँ पर इस सारे डिस्कशन में अगर हमें स्लोप को इंक्लूड करना है, तो स्लोप का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि स्लोप का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि y और x कुछ भी हो सकता है, जैसे कि y हो सकता है
मेरे पर्स में पैसा, मंथ के बिगनिंग में ज़्यादा पैसा होता है, जैसे जैसे दिन पार होंगे वैसे वैसे घटेगा। तो मान लो कि पैसा है वाई और एक्स है दिन, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ डेज बढ़ेंगे, वैसे वैसे पैसा घट जाएगा, वाई की वैल्यू कम होते चली जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग डेज। तो वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, जो दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी हमें क्योंकि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ को, तो अगर हमें एंगल को भी इस डिस्कशन में इंक्लूड करना है तो कौन सा एंगल लिया जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होता है, कौन सा एंगल, कि जो ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ये वाला एंगल हमें स्लोप का आइडिया देगा। ये हमें बताएगा कि कितना स्लोप होगा। तो मान लो कि एक ग्राफ ये था, ये सपोज़ y1 था, y1, और एक दूसरा ग्राफ भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लो कि एक दूसरा ग्राफ हमने यहाँ बना लिया, और एक कोई ग्राफ था x और y का, सपोज़ वो ऐसे था। सपोज़ ये दूसरा एक ग्राफ था x और y का, और ये मान लो था y1, ठीक है। तो y1 का स्लोप ज़्यादा है या y2 का स्लोप ज़्यादा है, ये इस एंगल से हमें पता चल जाएगा। कौन से एंगल से, y1 को, ये y1 था और ये y2 को भी हम इसी तरह पीछे प्रोड्यूस करें और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखें कि वो कितना एंगल बना रहा है। तो सपोज़ y1 ने बनाया θ1 एंगल और इसने बनाया θ2 एंगल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ y1 और y2 कितना एंगल बनाते हैं, उस एंगल की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि स्लोप कितना होगा, ठीक है। तो स्लोप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा। एंगल के टर्म्स में हम बता सकते हैं कि कितना स्लोप होगा। लेकिन अब फिर से अगर ऊपर देखें तो यहाँ ऊपर डिस्कशन में क्या बोला गया था कि स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, लेकिन यहाँ पर स्लोप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज थीटा भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या रेट ऑफ चेंज और थीटा का भी कोई रिलेशन है? जब रेट ऑफ चेंज और थीटा का कोई रिलेशन होगा तभी तो पता चलेगा कि स्लोप कैसे रिलेटेड है इन चीज़ों से, ठीक है। तो अब ज़रा फिर से हम अपने पिछले वाले डायग्राम को देखते हैं। ये वाला जो हमारा डायग्राम था, सपोज़ ये डायग्राम था, सबसे पहला वाला जो हमारा डायग्राम था उसमें देखें। तो इस ग्राफ में भी अगर हम देखें तो अगर हम इस ग्राफ को पीछे प्रोड्यूस करते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी थीटा ही हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल बना है इसका भी हम कुछ नाम लिख देते हैं। इस ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया ए, बी और सी, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अगर इस ट्रायंगल से हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, सपोज़ हम इस ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ वी कैलकुलेट tan थीटा। तो tan थीटा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा, जो थीटा के सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली जो साइड है ये बेस होगी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है, तो परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस है हमारा AB। तो BC और AB की वैल्यू अगर लिखते हैं तो BC की वैल्यू कितनी थी, ये थी डेल्टा वाई, और बेस की वैल्यू कितनी थी, ये हमारा बेस है A से लेकर B तक, और ये डेल्टा एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपेयर करें तो जब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट किया था तो वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आया। और यहाँ पर जब हमने tan थीटा निकाला, tan थीटा उसी ट्रायंगल से जहाँ से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाला था, tan थीटा निकाला तो वो भी डेल्टा वाई बाई एक्स आया। इसका मतलब ये है कि ये जो tan थीटा है और यहाँ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला गया है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन ये प्रूव करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x is directly related to the angle subtended between the graph and the positive x axis। तो ये डिस्कशन से हमने क्या पता लगा लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ represents what? Slope of graph. And slope of graph is represented by tan of the angle. Tan of the angle. Which angle? Theta. And which angle is theta? Theta is the angle between the linear y graph, linear y equal to fx graph, and किसके किसके बीच एंगल बन रहा है? y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का जो tan होगा वो स्लोप के बराबर होगा, और स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिस्कशन यहाँ तक हमें ये बताता है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ y हमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? तो हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, और tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें पता चल जाता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है क्या? स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी तुम सोच रहे होगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन से क्या लेना देना है, तो इसी बात को आगे जब कंटिन्यू करेंगे, जब देखें कि ग्राफ लीनियर नहीं है, ग्राफ कर्व्ड भी हो सकता है। यहाँ लीनियर ग्राफ लिया गया है सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन ग्राफ कर्व्ड भी हो सकता है। तो जब ग्राफ कर्व्ड होगा तो स्लोप बार बार चेंज होगा। अभी कैसे स्लोप आ रहा है? ऐसे सीधा, या तो नीचे जा रहा है या सीधा ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर स्लोप बार बार चेंज होने का मतलब है कि ग्राफ ऐसे ऐसे हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे नीचे जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रास्ते को देखें, एक रोड को, अगर ऐसे सीधा ऊपर जा रहा है तो लीनियर दिखाई देगा। लेकिन वही पहाड़ पे अगर चढ़ना हो, तो पहाड़ पे चढ़ना हो या ऊंचे नीचे टीले हो, तो ऐसे 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 जाना होगा, तो बार बार स्लोप घटेगा। कहीं पर गाड़ी बिल्कुल ऐसे चढ़ रही होगी, कहीं पर सीधा चलेगी, कहीं पर नीचे की तरफ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो स्लोप जब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है तब हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? हाउ डिफ्रेंशिएशन इज़ रिलेटेड विद स्लोप, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।